के साथ बैठक करेंगे एक दिन के बाद। तो ये भी एक बड़ी खबर है सर कि भारत के रक्षा मंत्री जी एक दिन के बाद एक मतलब दिन के भारत ने बाद अपने समीक्षा इरादे बैठक में ताजा हालात जो हैं, जो भी कंडीशंस हैं, उन पर बातचीत होगी। मतलब जी पाकिस्तान के नेताओं की धड़कनें बढ़ गई होगी कि भारत के में सीडीएस से बात की जाएगी एक दिन के बाद। एक दिन के मतलब बाद। इस एक दिन में क्या होने वाला है, अभी कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि भारत ने योजना बना ली है और वो योजना है भारत में शांति की स्थापना की, हमेशा के लिए भारत में स्थायित्व कायम करने की जो है वो हमेशा के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो जम्मू कश्मीर को समस्या बताने वाला पाकिस्तान जो कोशिशें करता रहा है, जो नापाक कोशिशें करता रहा है, अब वह समय आ गया है कि उस नापाक कोशिश को अंतिम अंजाम तक पहुंचाएगा भारत और उस नाकाम कोशिश को खत्म करने वाला है भारत। एक दिन लगने वाला है। एक दिन लगने वाला है। एक दिन लगने वाला है। और ये एक दिन में वाला। कई पाकिस्तानी नेताओं के जो है वो दिल की धड़कनें बंद हो जाएगी और आश्चर्य नहीं, इस युद्ध के मैदान में उसका पता भी नहीं चलेगा कि वो दिल की धड़कन रुकने से मरे या भारत के हमलों में मरे। लेकिन देखिए भारतीय सेना जो है सुबह 10 बजे पीसी करने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये तमाम जो इस वक्त चल रहा है इसकी जानकारी देते हुए नजर आएगी। तो कल सुबह 10 लेकिन 10 घंटे हैं अभी बहुत पीसी में, और अभी भारत ने 3 घंटे ही बिताए हैं जो आज सुबह 10 बजे। हाँ, सैन्य मोर्चों पर अभी 10 घंटे हैं उस पीसी में। मतलब ये पीसी बहुत दिलचस्प होने वाली है और लगता है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा जब एक परमाणु संपन्न देश जो है उसको भारतीय सेना 12 घंटे में नेस्तनाबूद कर देगी। बिल्कुल ठीक बात है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये कि एक परमाणु शक्ति संपन्न देश इस समय घुटनों पर बैठा हुआ है। कहीं तहरीक तालिबान है तो कहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, तो कहीं इमरान खान को जेल से छुड़ाने की कोशिश है, तो कहीं मुनीर साहब का तख्ता पलटने की तैयारी है और वो तख्ता पलटना चाहते हैं शहबाज शरीफ का। तो ये किस तरह का पाकिस्तान है आप समझ सकते हैं। ये एक ऐसा पाकिस्तान है जिसको पहले अपने असंतोष से लड़ना था, लेकिन वो गलती कर गया और भारत से लड़ गया। लेकिन बड़ा आश्चर्य सर, क्योंकि मोदी साहब का जो हम संकेत देख रहे थे, चाहे बिहार में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था, इतना मालूम था कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, बार बार एटम बम फोड़ेंगे, परमाणु बम फोड़ेंगे, बराबर धमकियां देता रहा। लेकिन क्या उसे पता नहीं था कि भारत जब हमला करेगा, क्योंकि बड़े बड़े सेना में वो बड़े समझदार होते हैं, वो इतने मूर्ख तो नहीं होते कि उनको पता ना हो कि भारत के पास कौन कौन से हथियार है। नहीं, गलती गफलत में तो पाकिस्तान रहा बेहिचक, और यही गफलत उस पर बहुत भारी पड़ी। और दरअसल क्या होता है कि जब आप खींच मिटाने की कोशिश करते हैं, आज सुबह ही हमारे साथ एक डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे कि खिसियानी बिल्ली सिर्फ खंबा नोच सकती है, और पाकिस्तान ने वही करके अपना मुंह जख्मी कर लिया। शरद जी, यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सुरक्षा परिषद की जो आपात बैठक होगी बहुत जल्दी होगी इस मुद्दे को लेकर, तो उसमें पाकिस्तान की जो परमाणु कमांड है, पूरे परमाणु प्रतिष्ठान, उसको अपनी जद में लेने पर बात जरूर होगी। और इसमें चीन भी समर्थन करेगा क्योंकि लश्कर ए तैयबा के शिनचियांग प्रांत है शरद जी, जो वहां पर जो टेररिस्ट ग्रुप है उनसे संबंध है। तो यदि यहाँ के परमाणु हथियार आतंकियों के पास जाते हैं तो उससे भारत को खतरा नहीं है, उसको वैश्विक चीन को भी खतरा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जिस परमाणु हथियारों की बातें करता रहा था, अब उसको लेकर बहुत गंभीर चर्चा होने वाली सुरक्षा परिषद में और उसको जद में ले लिया जाएगा। सर, एक बड़ी खबर आ रही है जो आप जिसकी तरफ से इशारा कर रहे थे, इमरान समर्थक का सड़कों पर उतर गए हैं, अराजकता का माहौल है, पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं इस वक्त की। क्या देखिए स्थिति क्या हो गई है, और इमरान समर्थक सड़कों पर उतर गए। बलोच सेना ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसका इंतजार बलोच सेना कर रही थी काफी समय से कि ऐसा हालात है। ऐसा भी हो सकता है कि सुबह 10 बजे की पीसी में भारत बलूचिस्तान को मान्यता दे सकता है। ये बिल्कुल आप इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। ये भी हो सकता है। अगर हम जल्दबाजी नहीं भी कर रहे हैं कहीं, तब भी कल हो सकता है बलूचिस्तान ये मांग भारत से कर दे कि हमने पाकिस्तान की आर्मी को भगा दिया है यहाँ से। और बांग्लादेश को सबसे पहले भारत ने मान्यता दी और अब बलूचिस्तान की ओर भारत बढ़ रहा है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ ध्यान खींचा है सर, और ये एक अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में बड़ा धमाका हुआ है, तो पीओके के मुजफ्फराबाद में बड़ा धमाका हुआ है। लश्कर तैयबा के सारे टेररिस्ट, जी हाँ, ये वही जगह है मुजफ्फराबाद जहां लश्कर तैयबा के सारे टेररिस्ट यहां पर छुपे थे। और मैं चर्चा करने वाला था कि आखिर उसका क्या हुआ। 21 ठिकाने हमने तय किए थे, 9 पे हमने टारगेटेड अटैक किया, लेकिन अब तो वॉर हो गया। अब क्या वो जो आतंकी छुपे हुए वहां कैसे वॉर करेंगे, क्या उसे छोड़ देंगे?
बिल्कुल। पाकिस्तान का नारोवाल भी खाली हो गया, तो पाकिस्तान में उदासी, मायूसी, अंधेरा, और भारत अपनी गरिमा के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ वो बिल्कुल इस बात का ध्यान रख रहा है। मुजफ्फराबाद का इस पाकिस्तान ने इतना दुरुपयोग किया है कि यहाँ से लश्कर तैयबा के कई आतंकी तैयार होते थे, उनको जो है वो फिदाइन हमले करना सिखाया जाता था, और ऐसा कई दशकों से चल रहा था। मतलब ये जो भारत है, भारत ने इस समस्या का पूर्ण समाधान करने का मन बना लिया है। यही कारण है कि अब जो है ठिकानों को नष्ट नहीं किया जा रहा है, ठिकाने वाले गांव और शहरों को ही नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। किया जा रहा है। बिल्कुल। हम तो पहले केवल ठिकानों को नष्ट कर रहे थे, पाकिस्तान ने अवसर दे दिया हमको, और वहाँ धमाकों के बाद अंधेरा छा गया है मुजफ्फराबाद में, और हालात काफ़ी ख़राब हैं। तो पाकिस्तान के शहरों में हम देख रहे हैं कि मायूसी है, अंधेरा है, गम है, गुस्सा है अपने ही मुल्क और अपने ही मुल्क के हुक्मरानों को लेकर। और भारत ने पाकिस्तान का एक F-16 और 2 JF-16 विमान जो हैं वो गिराए हैं। 2 चाइनीज़ हैं जिनका कोई भरोसा नहीं था, लेकिन अब आप कर्जा लोगे साहूकार से, चाइना मेड, तो वो अपना घटिया माल आपको बेचेगा। शायद जी, कर्ज लोगे तो घटिया माल देगा। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी सर चाइना मेड कितने दिन टिकता है सर? 1 महीना 2 महीना? बिल्कुल, ये तो वो साहूकार की कहानी है जिसमें पाकिस्तान फंसा, और 9 मई को वो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से काफी हैवी राशि लेने वाला है। मुझे लगता है सर वहां भी भैंस पानी में गई। चिंता ये भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं, चिंता चीन को हो गई होगी कि उसके अरबों डॉलर का क्या। हाँ, ये एक बड़ी और बात है। इससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि चीन जो है वो ऐसा देश नहीं है जो अपने पैसे को माफ कर दे। इसका मतलब है कि चीन अरबों डॉलर लेने के लिए वो जो सारे पाकिस्तान की जगह उसको कैप्चर कर सकता है। लेकिन यही लगा था सर अनुज साहब, हम तो यही सोच रहे थे कि कहीं चाइना अपने एस्टेब्लिशमेंट को बचाने के लिए, पैसा जो दिया उसको बचाने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान की डायरेक्ट मदद ना करे। देखिए, हब्बन टोटा कुल 99 ईयर के लिए लीज पर देना पड़ा शरद जी। तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान ने अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट लगाए बलूचिस्तान में, तो क्या बलूचिस्तान को लीज पर देने की पाकिस्तान बात करेगा? और यही जो डर है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को कि अब उसने जो टारगेट किया है पाकिस्तान की सेना को, मतलब ये बहुत दिलचस्प हो गया है कि अब सबसे बड़ी चिंता चीन की, जिसको अरबों डॉलर भी पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया। बलूचिस्तान आर्मी भी ये सोच रही होगी कि आखिरी मौका है, शायद फिर हमको शायद ना मौका मिले। और साहूकार घबरा भी जाता है जब उसको लगता है पैसा डूब जाएगा, तो वो तुरंत पहुंच जाएगा। और तीनों सेना प्रमुख भी शामिल रहेंगे जो CDS के साथ आज सुबह 10 बजे बैठक होगी। सुनिए, जैसलमेर से बाइट आई हुई है, तो उसमें सूरत शहर पुलिस 24/7 पेट्रोलिंग कर रही है। जहाँ के जो बड़ी कंपनी के सिक्योरिटीज़ है उसके साथ भी संकलन किए हुए हैं, वहाँ हमने मोर्चे भी लगाए हुए हैं। उसके अलावा हमारी 2 सरकार गवर्नमेंट बोट है, उससे हम सतत पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिसमें सशस्त्र जवान रखे हुए हैं। उसके अलावा जो अदानी पोर्ट की जो बोट्स है उसमें भी हमने हमारे जवान, सुरक्षा जवान उस पर रखे हुए हैं। और जो फिशरमैन वॉच ग्रुप हमारे, उसकी हमने 2 मीटिंग ले चुके हैं, उसको भी हमें सतर्क किए हुए हैं कि कुछ भी मूवमेंट दिखाई दे दरिया में तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। इस तरह आप देख रहे हैं कि हम पूरी तरह अलर्ट है। सर, पुलिस विभाग के किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं, खासकर सूरत और हजीरा के लिए क्या कुछ मीटिंग हुई है उसमें क्या? स्पेसिफिकली जो आपने कहा कि सूरत शहर में और हजीरा में हमने जो इंडस्ट्रीज़ है सबकी हमने मीटिंग्स ली है, सबके सिक्योरिटी हेड्स को सेंसिटाइज किया है। उसके अलावा जो पोर्ट जो दरिया के संलग्न है सटे हुए जो कंपनीज है वहाँ पे हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और जो लैंडिंग पॉइंट है वहाँ भी हमने पॉइंट लगाए हैं और वहाँ भी हमारा पेट्रोलिंग चल रहा है। आज बताया जा रहा है कि गांधीनगर में भी कुछ देर पहले कुछ मीटिंग हुई थी, पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी कुछ निर्देश दिए गए, कई शहरों को अलर्ट जारी किया गया। किस प्रकार से यहाँ पर अलर्ट है? बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट में भी अलर्ट है, तो क्या है? जैसे कि आपने बताया कि यहाँ एयरपोर्ट पे, पोर्ट पे, सब जगह हम हाईएस्ट लेवल पे अलर्ट है, और हर जगह हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जहाँ भी नो मीन्स लैंड है जो दरिया के सटे हुए इलाके में, वहाँ हमने पॉइंट भी, लैंडिंग पॉइंट है, वहाँ पर भी हमने सुरक्षा के लिए वहाँ हमारे बंदोबस्त रख दिया है। तो आपको बता दें कि गुजरात से थे ये अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, जो बता रहे थे कि सीमावर्ती क्षेत्र जो गुजरात के, जहाँ पाकिस्तान की सीमा लगती है, उन क्षेत्रों में न सिर्फ समुद्र में पूरी निगरानी रखी जा रही है, बल्कि अर्धसैनिक बल, पुलिस और तमाम सुरक्षा के जो भी इंतज़ामात वहाँ किए जा सकते हैं वो सारे इंतज़ामात वहाँ किए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और यही वजह है कि भारतीय शहरों में यानी श्रीनगर तक में आप देखिए कि श्रीनगर में
उजाला हो गया है, ब्लैकआउट खत्म हो गया है। और पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद, जैसा बता रहे थे अलूने सर हमें, कि लश्कर का वो बहुत बड़ा, लश्कर तैयबा का बहुत बड़ा सेंटर है, हाफिज सईद वहीं से आता है। जी। और अब तो भारत को सर अपनी सब कंडीशंस इम्पोज करनी चाहिए कि हमको मसूद भी चाहिए, हमको हाफिज सईद भी चाहिए, हमको दाऊद भी चाहिए, सबको दे दो हमको, और फिर हम अच्छे से डील करेंगे। जैसे एक को अभी तहव्वुर को लेकर आए हैं हम अमेरिकन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत, अब तो प्रत्यार्पण भी नहीं करना होगा। बिल्कुल, और यहाँ से तो ठीक है, उधर ले जाके बढ़िया से अच्छे से हो जाए। बिल्कुल सर, मोदी जी का जो मिजाज है वो ऐसा ही है जी। वो मतलब वो बिना लिए मानेंगे नहीं। मतलब अब जो है, अब ये जो उजाला है ये कश्मीरियत का उजाला है। मतलब कश्मीरी है उनकी समस्याओं का समाधान है ये जी। और भारत जिस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था 1947-48 के दौर में जो भी हुआ, लेकिन उस समय जो गलती हो गई थी, अब वो गलती सुधरने के बहुत करीब आ गए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिन आतंकियों की हम चर्चा कर रहे थे सर, वो उनको पाकिस्तानी सेना ने छुपा लिया था जब ये हमले हो रहे थे, तो वो अभी कहाँ होंगे? मतलब अभी तो पाकिस्तानी सेना की हालत ख़राब है, तो अब उनको क्या वहाँ से कहाँ भेजेंगे? इधर तीनों तरफ से घिरा हुआ है अब मुल्क। तो पाकिस्तानी सेना ने बिल्कुल उनको छोड़ दिया होगा, क्योंकि ट्रंप ने जिस प्रकार से नसीहत दी है, तो अब वो जो आतंकी है वो जाए तो कहाँ जाए, अब जाओ लड़ो। और निश्चित तौर पर रॉ के नजरों में होंगे, और हमारे जो जाबाज है उनके बाहर निकलने का इंतजार ही कर रहे होंगे। शरद जी बिल्कुल ठीक है सर। और एक और बड़ी खबर मिल रही है कि जम्मू कश्मीर की जो सीमा है, जो दोनों देशों की सीमा है, वहाँ पाकिस्तान की घुसपैठ को हमने नाकाम किया है। बीएसएफ ने, जो आप कह भी रहे थे अभी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारी है, सीमा सुरक्षा बल, उसने एक घुसपैठ को पाकिस्तान की नाकाम किया है। तो लगातार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, बार बार वो गिर रहा है ज़मीन पर। संभलने की कोशिश भी अब तो नाकाम हो रही है, क्योंकि जब घुटने टूट जाते हैं तो आप खड़े भी नहीं हो पाते हैं। तो ये भी बड़ी खबर है। शरद जी, बहुत अच्छा संयोजन है कि सेना, मतलब आर्मी के बाद बीएसएफ, फिर बीएसएफ के बाद आप अंदर आते तो सीआरपीएफ, और फिर हमारी पुलिस। मतलब जो संयोजन किया गया है देश में, यही कारण है कि इतना बड़ा देश, इतना विविधतापूर्ण देश, न केवल हमारी आंतरिक शांति बनी हुई है, लेकिन हमने अपने आप को मजबूत भी दिखाया है, और मजबूती के साथ साथ दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया है। मतलब जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है वो तारीफ़ काबिल है। बिल्कुल आपने सही कहा सर, हमारी सुरक्षा व्यवस्था काबिल तारीफ़ है, हमारी रणनीति, हमारी डिप्लोमेटिक टाइज, और ये वो भारत है जो कहा जा रहा था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और प्रॉब्लम में जाओगे। और देखिए हमारे मुस्तैद जवान, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हों, अर्धसैन्य बल हों या सुरक्षा बल हों, उनका देखिए, उनका कंफर्टेबल एलिमेंट देखिए आप। देखिए अपना, और शरद जी अपना देश का जो चरित्र है वो भी सामने आया है कि जहां पर पाकिस्तान में विपक्षी जो पार्टियां हैं, पार्टियों के झंडे लेकर लोग निकल रहे हैं, जबकि भारत में इतने सारे राज्य हैं, कई अलग अलग पार्टियों की सरकारें, लेकिन उसके बावजूद लोगों के हाथों में तिरंगा है। मतलब ये इससे पता चलता है कि हमारा जो चारित्रिक रूप है भारतीयों का, वो कितना ऊंचा है, और जिस देश का चरित्र नहीं था वो नाकाम होने की कगार पर है, नष्ट होने के कगार पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बहुत अच्छा हमारी टीम ने गर्जा हिंदुस्तान, रोया पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक बात है कि जब आपके पास हौसला नहीं है, जज्बा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, और आप गलत रॉन्ग फुट पे खड़े हुए हो, आप टेररिस्ट को पैट्रोनेज देते हो, उनको संरक्षण देते हो, ऐसी स्थिति में आप पंगा क्यों लेते हो भाई? आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप खुद भी परेशान हुए, भारत के लिए भी कुछ आपने ऐसी प्रिटेंड करने की कोशिश की। हम तो तैयार थे, हमें तो मालूम था कि हम तो पीट पाट के आपको वापस भेज देंगे, लेकिन आपने अपनी मुश्किल ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा ली और नुकसान अपना कर लिया। एक और बड़ी खबर मिल रही है, भारत के हमले से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है। फ्रंटियर क्रॉप्स मुख्यालय, जी हाँ, क्वेटा में पाक सैनिक की मौत हुई है और 3 घायल हुए हैं। भारत के हमले से पाक को यह बड़ा नुकसान। बड़ी खबर, फ्रंटियर क्रॉप्स मुख्यालय पर हमला। बिल्कुल, तो देखिए एक के बाद एक पाकिस्तान के लिए चोट और परेशानी के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय पर हमला, क्वेटा में पाक सैनिक की मौत, 3 घायल हुए हैं। तो भारत के हमले से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा मुश्किल होगा। युद्ध वैसे भी अपने साथ सिर्फ तबाही और नष्ट करने की ही एक विभत्स तस्वीर लेकर आता है, और जो भी देश वॉर में जाते हैं वो बड़ी मुश्किलात का सामना करते हैं, और वो देश जिनके पास खाने के लिए ठीक से नहीं है, वो अगर युद्ध का
रोग पाल लें अलूने सर, तो वो तो ये है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान जैसा देश लेकिन शरद जी, पाकिस्तान के बारे में कहा गया था कि ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, इवन ज्यादा दिन हो गए इसको। मतलब जब भारत से अलग हुआ था तो भविष्यवाणी अंग्रेजों ने ही कर दी थी कि कंगाल और फटेहाल जो जमीन है ये इसके हिस्से गई, और थोड़ी सी उपजाऊ जमीन थी वो 1971 में अलग हो गई बांग्लादेश के तौर पर। लेकिन शरद जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की योजना को यदि आप देखें कि कोई भी जो फौज होती है उसका एक संयोजन होता है कि अलग अलग जगह पर उनके फ्रंट होते हैं जहाँ पर उस संयोजन से वो काम करती है। तो भारत ने बहुत बेहतरीन तरीके से कराची में हमला किया, पेशावर में हमला किया, क्वेटा में हमला किया, मुजफ्फराबाद में हमला किया, तो और पीओके के जिन इलाकों में हमला किया, मतलब पूरा जो सैन्य संयोजन है उसको अस्त व्यस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। ये रणनीति है, ये रणनीति है। जब जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, जिसे बीएसएफ ने बहुत ही जांबाजी से नाकाम कर दिया और खदेड़ दिया, जो इंट्रूडर जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, वो पाकिस्तान का बड़ा कायराना कृत्य है ये कि इन परिस्थितियों में काफ़ी मुश्किलें, काफ़ी दिक्कतें और काफ़ी चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने आएंगे। जी अलूना साहब। जी बिल्कुल, देखिए मतलब पाकिस्तानियों की हालत ये होगी तो जाए तो कहाँ जाए, तो भारत की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जब मौत आती है तो फिर वो शहर की ओर भागते हैं, तो ये हालत है कि वो भारत की ओर भाग रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर शरद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इतना नाकाम है, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य वहाँ की जनता के लिए। और वो लोग शायद जो जब आज़ाद भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था तो वो लोग अब जिंदा नहीं होंगे, लेकिन यदि वो जिंदा होते तो वो इस बात को जरूर करते कि हमने तो कहा था कि हम अलग नहीं हो, भारत में बने रहें। और भारत की फिर जो अखंड भारत की परिकल्पना है, जो एक सांस्कृतिक परिकल्पना है, वो फिर एक बार साबित हो गई कि भारतीय संस्कृति जो है वो सबको एकाकार करती है, सबको जोड़ती है, और जो भारतीय संस्कृति से अलग जाने की कोशिश करता है उसका विनाश निश्चित है, चाहे वो रावण हो या फिर पाकिस्तान हो। शरद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, और बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान जिन हालातों में उलझा हुआ है, जिन मुश्किलात में, हमने कई बार ये स्वर सुने वहाँ से कि हमें मोदी जैसा लीडर चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात उनके यहाँ से जी उनके नौजवानों ने कही कि हमारा भी ये जज्बा रहता है, हमारे मन में भी ये भाव है कि हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करने वाला हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कहीं जाए तो उसे ऐसा ही सम्मान मिले जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को मिलता है। शरद जी देखिए, हम 2036 में ओलंपिक आयोजित करने की बात कर रहे हैं, मतलब हम ओलंपिक खेलों को भारत में तैयारी कर रहे हैं उसको करवाने की। हमारा जो 2047 में हमको विकसित भारत बनने की घोषणा करने वाले हैं, आज़ादी के 100 सालों में हमने टारगेट बनाकर हम चल रहे हैं। और ये देखिए, फ्रंटियर क्रॉप्स कार्यालय पर हमला हुआ है, पाक सेना आतंकियों को शिफ्ट कर रही है, पाकिस्तानी सेना आतंकियों को शिफ्ट कर रही है, और हो सकता है कि भारतीय इंटेलिजेंस इस समय इनपुट्स लेकर। सर इसी की चर्चा हम कर रहे थे कि आतंकी कहाँ गए होंगे, सेना ने उनको कहाँ छुपाया होगा। बड़ी खबर है, देखिए आतंकियों को अब शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि भारतीय सेना उन टारगेट पर हमला करेगी और ऐसे में पाक सैनिक भी मारे जाएंगे। पाकिस्तान की कई चौकियों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कई चौकियों पर अपने झंडे लगा दिए हैं। तो जो बात हम कह रहे थे, इस समय पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं और जो सेना है, ऐसा लगता है कि अगर कोई कार्टूनिस्ट होता तो बड़ा दिलचस्प कार्टून बनाता कि चूहेदानी में कैद है आतंकी और वो भाग रहे हैं चूहे इधर उधर, और वो उन्हें ठीक जगह छिपाने की कोशिश करते हुए जैसे बड़ी मूल्यवान चीज है लेकर भाग रहे हैं इधर उधर। जी मतलब शरद जी बिल्कुल अपनों से निपट नहीं पाए और बेगानों को चुनौती देते हो। क्या बात, आप देखिए, मतलब ये बिल्कुल संभव है शरद जी कि कल सुबह 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो है प्रेस ब्रीफिंग होगी, उसमें बलूचिस्तान को लेकर भारत का जो रुख है वो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भारत का अब वैदेशिक नीति को लेकर पाकिस्तान से क्या रुख होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर आप। जी बिल्कुल, और वैदेशिक संबंध भारत से ही होंगे, भारत के पाकिस्तान से होंगे, या वैदेशिक संबंध भारत के बलूचिस्तान से होंगे, भारत के खैबर पख्तूनख्वा से होंगे और भारत के पंजाब से होंगे। तो जो सर आपने जिनका इंटरव्यू लिया था, जिस बात को कह रहे थे, वो इंटरव्यू सही, बख्शी साहब जो है वो सही साबित होते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि यदि कोई लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की सेना की चौकियों पर अपने झंडे लहरा रही है, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा जो इलाका है वो पाकिस्तानी सेना के कब्जे से चला गया है। हाँ, और ये भौगोलिक, और बलूचिस्तान ललित जी भौगोलिक रूप से इतना एक कठिनतम इलाका है क्योंकि वह अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक जाता है। मतलब वो जो सीमा है वो बहुत लंबी सीमा रेखा है बलूचिस्तान की। तो ऐसे में
उस भौगोलिक एरिया में जो आसिफ मुनीर ने इतराते हुए कहा था कि 1500 लोग क्या बलूचिस्तान को अलग कर लेंगे, तो उन 1500 लोगों को अलग करने का मौका मिल गया है और भारतीय सेना ने वो अवसर दे दिया है। इसका मतलब भारतीय सेना ने मदद की होगी बीएलए की, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए भारतीय सेना ने जो आत्मविश्वास दिया है वो बहुत अभूतपूर्व है। ये अपॉर्चुनिटी भी मिल गई उनको, क्योंकि वो लोग तो कहते ही थे कि जो पाकिस्तान की सेना है वो कायर है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और विद्रोही जो बलूच के हैं उनके अहम नेता हैं सरदार अख्तर मैंगल जी। सरदार अख्तर मैंगल ने कुछ समय कहा था, जब मुनीर साहब अपनी तमाम जो है बड़े बड़े, जिसको भोपाली में हम कहते हैं कि छोड़ते हैं, छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो छोड़ रहे थे कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के माथे का झूमर है और इसको हम कैसे किसी को नोचने देंगे। तो सरदार मंगेल अख्तर साहब ने कहा कि 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों की पतलून 71 के समय से भारत में ही टंगी है अभी भी, ये देख लो तुम्हारा क्या हश्र होना है। तो आप जो कह रहे हैं सर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर जी देखिए, भारतीय सेना ने मतलब रणनीतिक, किसी देश में आप जब युद्ध लड़ते हैं तो उस देश को पूरा टारगेट कर देते हैं, लेकिन भारत ने इतना सिस्टमेटिक तरीके से भारतीय सेना ने काम किया कि बलूचिस्तान के लोगों पर हमला नहीं किया है, बलूचिस्तान के सैन्य इलाकों पर हमला किया। मतलब आपने बलूचिस्तान के सैन्य इलाकों पर हमला करके बीएलए को एक कवच प्रदान कर दिया, कवच दिया, आपने दिखा दिया वहां कि हम आपके साथ हैं। मतलब बहुत शानदार तरीके से सैन्य रणनीति के तहत भारत ने काम किया। और वहीं पर खैबर पख्तूनवा में भी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जिसने नाक में दम कर रखा है, उसको भी आपने कवच दे दिया है। तो भारतीय सैन्य रणनीति ने बहुत सही समय पर पाकिस्तान पर हमला किया है, पाकिस्तान के आंतरिक हालात का फायदा उठाया है और इसी का नतीजा है कि 1971 में बांग्लादेश बना था और अब जो है, अब पाकिस्तान निश्चित तौर पर शरद जी टूटने के कगार पर पहुंच गया। और ये रणनीति का जिक्र, हाँ जी ललित, मैं ये भी सोच रहा है कि जिस मुल्क के पास खाने के लाले हैं उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा। और लोगों का देखेंगे लोगों का भी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर का आपका पूरा पोर्ट तबाह हो गया। लाहौर में अटैक हुए हैं, लगभग 15, 16, 17 जगह हमने 17 शहरों पर भारत ने हमले बोले हैं। ये अच्छा है कि भारत के जो कामेकाजी ड्रोन्स हैं वो सिर्फ उन्हीं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, और जहां से पाकिस्तान ये नापाक हरकत कर रहा है, हमने सिर्फ वहीं अटैक किया है, हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है सर, और ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन पाकिस्तान इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कहाँ से खर्च करेगा, क्या कहाँ से लाएगा उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए, जब भी आगे की जो भी स्थितियां बनेंगी। देखिए, मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग जो पार्टी है जी, उसने पंजाब पर कब्जा कर रखा है कई सालों से, और जो पीपुल्स पार्टी उसने सिंध पर कब्जा कर रखा है। इमरान खान की पार्टी ने खैबर पख्तूनवा पर कब्जा कर रखा है, मिली भगत है। जी। तो मतलब इसका मतलब है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग सूबों को तय कर लिया है कि इन सूबों पर हमारा राज होगा। सर एक और बड़ी खबर आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को घेर लिया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने यह बात कही है कि आतंकवाद के मसले को देखे गंभीरता से पाकिस्तान, हम नागरिकों पर आतंकी हमले के विरुद्ध हैं, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र, ये इट इज अ वेरी रिमार्केबल थिंग सर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जबकि सुरक्षा परिषद में अभी सदस्य है, अस्थायी सदस्य है पाकिस्तान। जी हाँ, चीन उसके साथ खड़ा हो जाता है, चीन उसके साथ खड़ा हो जाता है। उसका मतलब भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय। हाँ बिल्कुल, डिप्लोमेटिक रूप से भारत ने बहुत, और मैं ये भी कहना चाहूंगा सर कि हमने ये देखा कि एकदम से अटैक भारत ने नहीं किया, यानी इंटरनेशनल स्तर पर ये बताने की कोशिश की कि आप जैसे फिल्मी हीरो रहता है ना, पहले मुझे मारो फिर मैं तुम्हें मारूंगा, तो 4 मार खाता है, लेकिन हमने तो ड्रोन के परिस्थितियों को शरद जी कितने अच्छे से भारत ने नियंत्रित किया कि सबसे पहले आतंकी हमलों पर, आतंकी ठिकानों का हमला किया, हमने नहीं मारा, और उसके बाद उस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सिस्टमेटिक थी। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमला किया, उसके बाद भारत ने फिर हमला किया और भारत ने अपने लक्ष्यों को पूरा कर लिया, क्योंकि भारत जानता था, देखिए एक सैन्य रणनीति किसी एक महान राष्ट्र की क्या हो सकती है कि भारत ने एक निर्मम आतंकी हमले को झेलने के बाद 12 दिन तक योजना बनाई, उस पर विचार किया और 13वीं मनाई फिर पाकिस्तान में जाकर। और उसी पाकिस्तान ने जैसे भारत ने हमला किया तो बिना तैयारी के, शरद जी जो आप कह रहे थे कि बिना तैयारी के जहाज उड़ाने आ गए, तो बिना तैयारी के भारत को जवाब देने के चक्कर में उनके दांत खट्टे हो गए, उनके दांत टूट गए और बर्बाद हो गए। पाकिस्तान को तो तभी समझ जाना चाहिए था जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। हम तो बड़े भावनात्मक है साहब,
शरद जी कल बता भी रहे थे कि सिंदूर को सबसे ज्यादा खोजा जा रहा है कि सिंदूर का मतलब, और शरद जी एक बार और कृपया दर्शकों को बताइएगा कि सिंदूर का महिमा मंडन कल किया था आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सिंदूर एक बहुत ही अद्भुत और जिस तरह की एक चीज़ है, और हमारे साथ जो कल ब्रह्मदीप अलूने सर भी रहे, और भी एक खुद सतीश मिश्रा सर ग्रुप कमांडर, शायद उन्होंने सिंदूर, हाँ उन्होंने ही एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिकोड किया था सिंदूर को, कि सिंदूर एक प्रतीक है प्रतिबद्धता का। ये दो पवित्र लोगों के गठबंधन का एक बहुत पवित्र प्रतीक है कि हम आपकी सॉलिडारिटी, हम आपके साथ एक एफिनिटी, हम आपके साथ जीवन को साथ चलाने का एक पवित्र ऐसा गठबंधन कर रहे हैं जिसमें हम दोनों एक दूसरे की पीड़ा से, प्रसन्नता से और एक साथ मिलकर हम कदम होकर हम जीवन के सुख और दुख का सामना करेंगे। इसका प्रतीक है पवित्रता से भरा हुआ सिंदूर, और उस सिंदूर को तुमने मिटा दिया कुछ हमारी भारतीय नारी शक्ति के माथे से, और इतना बड़ा पाप किया तुमने कि जिस भी रिलीजन को पाकिस्तान फॉलो करता है, इस्लाम को भी, वहाँ भी कतई इसके लिए कोई जगह नहीं है। जितने भी धर्मगुरु हैं, इस्लाम को जानने वाले, समझने वाले मुस्लिम धर्मगुरु, उन सब ने इसकी निंदा की है। निर्दोष लोगों के कत्ल की, और उसके बाद भी ये कह रहे हो और उन लोगों के सामने मार रहे हो जो जिनकी आंख के तारे हैं। वो एक नए जोड़े को, नरवाल दंपत्ति जिनकी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, उसके सामने तुम उस युवा लड़की का सिंदूर उजाड़ रहे हो, और उसके बाद ये कह रहे हो कि जाकर मोदी को बता देना। यानी कि इससे घृणित, इससे ज़्यादा अफसोसनाक कायराना कृत्य कोई हो सकता है। और कश्मीर ने उसका क्या जवाब दिया है। उस कश्मीर ने जहाँ एक घोड़े वाला जो वहाँ पर घोड़े और खच्चर प्रोवाइड करता है, उसने अपनी जान गंवा दी सिर्फ इसलिए कि ये हमारे मेहमान हैं, मेहमानों पर वार नहीं होता है। ये भारत है। और वो जैसा ब्रह्मदीप जी बता रहे थे कि झंडा लिए हुए वो नौजवान, पाकिस्तान का झंडा ही हाथ में नहीं है। मतलब ये कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो इस सिंदूर की कीमत तो हमने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझा दी है। हल्दी और मेहंदी बची है। बिल्कुल, और ये आपने सही बात कही सर, क्योंकि सिंदूर से परिचित पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग भी हो गए होंगे, पश्चिम देशों के लोगों को भी ये समझ में आएगा। पाकिस्तान कोई 75 साल 76 साल कोई तो बड़ी चीज नहीं है। 75 साल पहले उसे सिंदूर मालूम था। ये नई जनरेशन थोड़ा सा भूल गई थी, तो याद दिला दिया गया सर। जी बिल्कुल। अटल जी ने भी कड़े और चूड़ियों की बात कही थी कि जो हमारे यहाँ कड़े जो पहनते हैं वो भी ताकतवर है, और जो चूड़ियां पहनती वो भी ताकतवर है। जो हमारी बहनें, जो हमने कल देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो हमारी बहनें आज भी डटी रही। लेकिन शरद जी एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए जो इतिहास है वो बहुत कुछ कहता है। इतिहास में हम जाएंगे तो शिवाजी ने एक युद्ध जीता, और शिवाजी के सामने जब एक बेवा महिला को लाया गया जो मुस्लिम थी, तो शिवाजी ने कहा ये हमारी बहन है और इनको सम्मान से पहुंचा दे। तो उस चरित्र को लेकर भारत निरंतर आगे बढ़ा है, और यही कारण है कि उस चारित्रिक जो महानता है वो भारत के प्रधानमंत्री में भी नजर आती है। संस्कार कहाँ से आते हैं सर? आप याद कीजिए, अलूने सर आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। जीजाबाई मेरे ख्याल से शिवाजी की माता, उनकी माँ के संस्कार थे। वो कितने प्रेम से, उस शिवा तेरे सैनिक किसे लाए हैं रे? तो शिवा पूछते थे किसे लाए भाई? उन्होंने कहा साहब एक मुस्लिम जो अटैकर्स था, वो सेनापति था, उसकी वाइफ को हम ले आए, वो उसको तो मार गिराया वहीं। तो उन्होंने कहा अरे भैया ये क्या कर रहे हो? और जीजाबाई तुरंत सामने आई कि शिवा ये अनर्थ नहीं होगा रे, तू इसको पूरे सम्मान के साथ वहाँ छोड़ कर आ। लेकिन जब अफजल खान ने शयानेबाजी दिखाने की कोशिश की तो बगनखा पहने हुए थे हमारे शिवाजी, और गले मिले और बगल से हाथ डाल के शेर की तरह चीर दिया अतड़ियों को सामने से। जी, सामने से चीर दिया। तो यही हम सामने से सामना करने वाले लोग हैं। मतलब देखिए शरद जी, हमारे प्रधानमंत्री का चरित्र भी आप देखिए कि वो जो है वो बहुत स्पष्टता है उनके विचारों में। सर एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, बीएलए ने बलूचिस्तान पर कब्जे का दावा कर दिया। सर आपकी बात सच होती नजर आ रही है कि बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान पर कब्जे का दावा कर लिया है। ऐसा लगता है पाकिस्तान की आर्मी बहुत डिमोरलाइज है अगर ये खबर सच है सर। मतलब शरद जी 44% जमीन जो है वो कब्जा, वो अलग हो गया पाकिस्तान से। कब्जा, एक तिहाई हिस्से पर कब्जा कर लिया सर। बिल्कुल, आधे पाकिस्तान से ज्यादा। मतलब ये बहुत बड़ी खबर है। बीएलए का जो दावा है ये बहुत बड़ी खबर है। मतलब पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान से खदेड़ दिया गया है।
और खदेड़ दिया गया है, मतलब इसका मतलब है कि वहां पर वो बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया है। मतलब कल शरद जी भारत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी खबर सामने ये आ रही फिर है आपकी बात सही निकली सर कि 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है उसके पहले सब कुछ तय है। और वैसे हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने 10 घंटे बाद कहा है। मतलब अभी जो है ये जो दावा बीएलए ने किया है, हो सकता है कि यहाँ पर 2-4 सुरक्षा चौकियां और हो पाकिस्तानी सेना की, तो उसको भारतीय विमान उड़ा देंगे। तो ये बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने 1/3 हिस्से पर बलूचिस्तान के कब्जे का दावा किया है। तो बलूचिस्तान जो वैसे ही असंतोष का दलदल जहां खदबदा रहा है, उस जगह से ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इसका मतलब है कि एक बिल्कुल ऐसी दहलीज पर पहुंच गया है पाकिस्तान जहां ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना वहां समझ आ रहा है कि पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, और ना ही ये समझ में आ रहा है ललित जी कि सेना क्या कर रही है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस तरह की स्थिति में पाकिस्तान, और जिस तरह से वो धमकी दे रहा था, लग रहा था एक दिन पहले पता नहीं क्या करने वाला है। नहीं शरद जी, एक बात ललित जी क्षमा चाहूंगा मैं, यहाँ पर चीन का जो रुख है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि म्यांमार की सेना से चीन के बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन म्यांमार के विभिन्न इलाकों में विद्रोही संगठनों ने जैसे कब्जा किया शरद जी, तो चीन की सेना उनके साथ मिल गई। तो अब यदि चीन की सेना बीएलए के साथ मिलती है तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? बिल्कुल, और इन्होंने जो दावा किया है वो ईरान और अफगानिस्तान के पास वाले हिस्से पर कब्जे का दावा किया है। तो ये बड़ी बात है, यानी कि वहां तहरीके जो है तालिबान मौजूद है जी, तहरीके तालिबान है। तो पाकिस्तान इधर कुआं उधर खाई, और ईरान, मुझे लग रहा है सर कि ईरान भी सोच रहा है कि तटस्थ ही रहा जाए तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, क्योंकि बलूचिस्तान का एक इलाका जो है वो ईरान में भी है जी, और ईरान उससे डरा हुआ है जी। तो अभी ईरान चुप रहने में ही फायदा समझ रहा है, क्योंकि ये तो एक ही हिस्से में बटता हुआ दिख रहा है। हम तो कह रहे हैं 2 या 3 हिस्सों में बटे पाकिस्तान, तो मतलब है नहीं, बटेगा आगे बढ़ेगा, अकेला ये पूरा कब्जा कर लेगा पाकिस्तान पर, 1/3 पे तो कर लिया। देखिए, भारत एक है इसीलिए सेफ है, और वो बटेगा। शरद जी बहुत बड़ी बात बोली आपने, भारत इसीलिए सेफ है, और क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान पर कब्जा मतलब 44% जमीन चली गई है। अब शरद जी आधी रात तक, अभी तहरीक तालिबान का जो आधी रात बीत गई है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान सुबह तक क्या करने वाला है, और यदि पश्तूनों ने एक और बड़ा दिलचस्प दावा बीएलए का सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की सेना अपनी चौकियां छोड़कर भाग गई है बलूचिस्तान के एरिया से जहां उन्होंने कब्जे का दावा किया है। तो कमाल की बात कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी सेना का मनोबल इस समय क्या है। देखिए, मुझे लगता है सर आप जो कह रहे थे ना इससे पहले कि इनके अंदर बलूचिस्तान के सैनिक भी है, तो कहीं विद्रोह तो नहीं होगा? निश्चित तौर पर हो सकता है, बिल्कुल निश्चित तौर पर हो सकता है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान के जो कमांडर्स हैं वो कभी मैदान में नहीं आते। वो कभी मैदान, वो अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ के कबाब टिक्का खाते हुए वो वार देते, ओ जी यहाँ पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए। और वो बेचारे यंगस्टर्स, जैसे 2 या 3 पायलट्स जो हैं, उनकी खबर आई है कि वो इस हमले में, भारतीय सेना के हमले में उनकी जान चली गई है। और ये चीजें बताती हैं कि पाकिस्तान अपने नौजवानों को फ्रंट पर रखकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करता है, और ये चीज सेना के लिए अच्छी बात नहीं है सर। शरद जी देखिए, सबसे मतलब कितना बड़ा विरोधाभास है कि जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, तो पाकिस्तान तो आतंकियों को भेजता है भारत, तो भारत के जो सैन्य अफसर है उन इलाकों में परिवारों के साथ नहीं रहते, लेकिन भारत एक वैधानिक कार्रवाई करता है, तो पाकिस्तान के सैन्य अफसर परिवार के साथ रहते हैं वहाँ पर, जो बॉर्डर है वहाँ पर, और जो सैनिक है छोटे उनको आगे लड़ने के लिए भेजते हैं। तो यही जो डिफरेंस है कि भारत के जो सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी है वो फ्रंट पर लड़ता है, जबकि पाकिस्तान के सैनिक जो है वो आगे आकर लड़ते हैं। और यह जो कला है, क्षमा चाहूंगा शरद, फिर आप इतिहास में जाइए जी। और जैश के 7 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, तो क्या ये घुसपैठ में मारे गए हैं या हमारे कौमी कौजे ड्रोन के हमलों में मारे गए हैं, ये कंफर्म होगा। लेकिन ये बड़ी अच्छी खबर है कि जैश के 7 आतंकी ढेर हो गए हैं, मारे गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का सुकोचक एरिया जो है, सुकोचक एरिया है, वो खाली हो गया। तो खाली ही होगा जब न हौसला है न लड़ने का जज्बा। जी अलूनी जी, देखिए शरद जी, इतिहास को एक बार फिर देखिए आप
कि जो भारतीय राजा हुआ करते थे वो हाथी पर आगे लड़ते थे जी, और जो विदेशी सैनिक आए तुर्क और जहां से भी आए अफगानिस्तान से, वो घोड़ों में पीछे होते उल्टा करते थे, बिल्कुल उल्टा करते थे। देखिए वो जो चरित्र है जो जी जी, वो चरित्र ऐसा सामने आता है बिल्कुल कि सही कहा अंततः आपने। इसी कारण से भारत जो है वो महान भारत हमेशा बना रहा, क्योंकि हमारे जो लोग थे, जो वरिष्ठ लोग थे, वो आगे फ्रंट पर लड़ते रहे और लड़ते लड़ते आज भी वो आगे, लेकिन वो पीछे रहे और वो हमेशा के लिए पीछे रह गए। ये तो सर आतंकियों को आगे रखते रहे हमेशा। जी बिल्कुल, और ये इन्होंने किया है। अब ये आतंकी कई बार कहते थे कि आप जिसको पालोगे वो कभी आपको भी डस लेगा। एक बात और है यहाँ पर कि आपको एक सैनिक के लिए जिंदगी का सबसे अच्छा पल वो होता है जब उसको दुश्मन से फ्रंट पे लड़ने का मौका मिलता है। तो भारतीय सैनिक इसका इंतजार करते हैं और पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हैं। सर बिल्कुल, वो हमारे साथ जुड़े थे नेवल के बड़े अधिकारी शर्मा जी, और वो उस वक्त कह भी रहे थे कि एक बार मौका दो। हमारे जो नेवल के लोग हैं, जो हमारे नौसैनिक हैं, वो लगातार ये चाह रहे कि हमको भी मौका दो लड़ने का। उस वक्त तक वो जो है INS उतरा नहीं था और तमाम चीज़ें नहीं हुई थी। लेकिन देखिए हमारे तमाम जो सैनिक हैं, चाहे वो अलग अलग विंग्स के हो, वो तमाम लोग चाहते थे कि हम भी। कालिया से लेकर आप अब्दुल हमीद तक देखिए, हमारे बत्रा सर कितना बड़ा उनका, तो ये लोग फ्रंट पर जाकर लड़े और ये जो पाकिस्तानी ये भाग खड़े हुए। और यही कारण है कि एक प्रधानमंत्री जो है जमीन पर शिमला में सोता है, दूसरा प्रधानमंत्री युद्ध के समय बंकर में घुस जाता है। तो ऐसा जिस भी देश में नेतृत्व होगा तो उस देश की जनता की आंखों में आंसू आना तय है। बिल्कुल ठीक है आपने। और जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि सांबा सेक्टर जो है जम्मू कश्मीर का, वहाँ घुसपैठ की कोशिश को आतंकी घुसपैठ कर रहे थे। पाकिस्तान को लगा कि ठीक मौका है, अपने कुछ टेररिस्ट वो यहाँ से घुसपैठिए के तौर पर एंट्री करा दे और वो कुछ भारत में पहुंचकर कुछ अपने नापाक जो फिदायीन हमला करने की कोशिश भारतीय सेना, जो पाकिस्तान की सेना है, वो आतंकियों को भेजकर फिदायीन हमला करने की कोशिश कर रही है। एक राजौरी से खबर भी आई थी बीच में कि तो ये वही आतंकी है, लेकिन अब मुस्तैद है हमारे जवान। और अब आतंकी जो है वो अब आतंकी भारत की सीमा में प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे, इसका पूरा प्रबंध मोदी जी ने कर दिया है। पूरा प्रबंध है सर, और पूरा ठिकाने उनको बकायदे, जिसको कहा जाता है ना कि धूमधाम से जनाजा निकाला जाएगा। आए तो वो अगर आते हैं तो ये मौका बड़ा गलत चुन लिया उन्होंने। अच्छा, अभी तो खबरें भी आएंगी कि अंदर कौन कौन मारे गए। हो सकता है कि सुबह तक तो ये तमाम चीजें सामने आए। मसूद अजहर का इससे बड़ा वक्तव्य क्या होगा साहब कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था। जी देखिए, लेकिन दुनिया की कूटनीति पर आप नजर डालेंगे तो रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ ने रूस का पक्ष लिया, कुछ ने यूक्रेन का पक्ष लिया, कुछ इजराइल का पक्ष ले रहे, कुछ फिलिस्तीन का पक्ष ले रहे, लेकिन दुनिया में कोई भारत का विरोध नहीं कर रहा है। एक चीज सर ये है कि ये जो खबर सामने आ रही है कि वियतनाम से उड़ा था तुर्की का विमान और ड्रोन्स लेके आ रहा है वो, तो कामिकाजे ड्रोन्स ही होंगे या और तुर्की के पास कहाँ से हथियार, आपको लगता है कि कहाँ से हथियार वो खरीदता है तुर्की, और किस तरह की चीज़, या फिर वो जो इस्लामिक एसोसिएशन है वही उसकी तरफ से कुछ मदद मिलती है क्या? शरद जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए जो तुर्की है उसके भारत से एक दौर में बहुत अच्छे संबंध है, और तुर्की जो है वो भारत से परमाणु तकनीक लेना चाहता था। तो इन्होंने बहुत कोशिश की मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के समय में, और इनके प्रधानमंत्री ने कहा भी, लेकिन भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है। तो इस तुर्की ने क्या किया है कि पाकिस्तान के साथ, तब जाकर अर्दोगन को गुस्सा आया और वो पाकिस्तान के साथ हो गए। तो ये पाकिस्तान की मदद करके उस परमाणु तकनीक को लेना चाहता है और ये परमाणु बम बनाना चाहता है। लेकिन अब इसकी जो कोशिशें हैं वो इजराइल की नज़रों में भी है, क्योंकि इजराइल जो है वो टर्की पर बहुत गहरी नज़र रखता है, क्योंकि तुर्की जो है समय समय पर इजराइल को धमकाता रहता है। तो ये जो मूव है जो ये तुर्की ने कोशिश की है, और शरद जी तुर्की जो है ये दुनिया में सबसे अच्छे ड्रोन बनाता है। मतलब इसके जो ड्रोन है वो अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में भी दुनिया ने देखे। तो देखिए तुर्की पर यूरोप की नज़र भी है। इसकी तमाम कोशिशों के बावजूद यूरोपियन संघ इसको अपने में शामिल करना नहीं चाहता। इसकी तमाम कोशिशों के बावजूद जो है वो सुरक्षा परिषद इस पर सख्त रही है, लेकिन तुर्की ने यूरोप के देशों को ब्लैकमेल किया, क्योंकि तुर्की जो है उसकी रणनीतिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये भी खबर है कि कुछ बता नहीं रहा है तुर्की भी कि ये विमान क्या लेकर गया है। कार्गो बताया जा रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि युद्ध के समय या आपातकाल में जो सबसे रसद और गोला बारूद भिजवाई जाती है वो मालवाहक विमानों में ही भिजवाई। वियतनाम से ये उड़ा है। वियतनाम की क्या भूमिका देखते हैं आप? बहुत अच्छा। देखिए वियतनाम और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं।
तो वियतनाम से लेकर उड़ा ये, तो ये चूँकि वियतनाम एक कम्युनिस्ट शासन रहा है वहाँ पर लंबे समय तक, तो हो सकता है कि वियतनाम पर चीन का प्रभाव हो, लेकिन वियतनाम और भारत के बहुत अच्छे संबंध है, तो क्या वियतनाम ने कैसे अनुमति दे दी, ये देखना बहुत बड़ा दिलचस्प होगा। वियतनाम छोटा सा देश है और वियतनाम पर अमेरिका की भी गहरी नज़र है। वियतनाम से तो नहीं उड़ सकता सर, वो कुछ ना कुछ वियतनाम ऐसी से ही उड़ा है विमान से, ये मालवाहक जहाज वियतनाम से उड़ के ये पहुंचा है कराची। थोड़ी देर पहले ये कराची लैंड किया है, जो अपडेट्स अभी हमको मिल रहे हैं। इसमें एक चीज और हो सकती है कि वियतनाम जो कि कम्युनिस्ट शासन रहा है, तो चीन सीधी मदद देने से बच रहा हो भारत के खिलाफ, लेकिन ये आपने जबरदस्त पॉइंट उठाया। चीन ने गोला बारूद वियतनाम पहुंचाए हैं, और तुर्की का विमान, क्योंकि तुर्की के जो अर्दोआन है वो तो आत्मघाती है, क्योंकि एक अच्छे भले देश को, एक धर्मनिरपेक्ष देश को एक कट्टरपंथी इस्लामिक देशों में बदलकर उन्होंने तबाह कर दिया है। जो सोफिया मस्जिद बनाई, एक प्राचीन, आप कह रहे हैं कि चाइना बैकडोर से मदद कर, बिल्कुल ये हो सकता है। एक और सवाल जो मेरे जहन में है सर, कि ये जो सऊदी अरब के विदेश मंत्री आ रहे हैं, क्या पैगाम ला सकते हैं? जाहिर है भारत के पक्ष में ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे थोड़ा इसको डिकोड कराना चाहूँगा। शरद जी, ये भारत के पक्ष में ही होगा, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो तेल पर से अपनी निर्भरता हटाना चाहता है। 2030 तक वो एक आधुनिक राष्ट्र बनना चाहता है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मददगार है वो भारत है। लेकिन सऊदी अरब में जो सरकार है, चूँकि राजतंत्र होता है, और वहाँ की राजतंत्र को मदद करने में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की सेना की भूमिका रही है। बिल्कुल, देखिए हम यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे थे अलूने सर, तो ये बयान आ गया था कि हम भारत के साथ खड़े हैं। यूरोपियन यूनियन का ये बहुत बड़ा बयान है जो भारत को राहत देता है और पाकिस्तान के लिए आफत लेकर आता है। पूरे यूरोप का बयान हो, पूरे यूरोप का बयान, मतलब विकसित दुनिया का बयान हो गया, विकसित दुनिया का बयान है, और पाकिस्तान पर करारा तमाचा है, आफत है, उसको लानत भेजता है ये बयान कि हम भारत के साथ खड़े। कमाल है भारत की डिप्लोमेसी, गजब है। जय जय शंकर, जय शिव शंकर। हम कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री बार बार विदेश की यात्रा करते, देखिए ये यहाँ पर ये इसके लिए कर रहे थे। मोदी जी के जो विदेश यात्राओं पर जो लोग सवाल उठाते थे या जो बातें करते थे, अब जवाब मिला है कि उनकी विदेश यात्राओं का फायदा अब भारत ने उठाया है। लेकिन शरद जी, एक बात मैं कहूँगा, देखिए यूरोपियन यूनियन बहुत परेशान रहा है पाकिस्तान से, क्योंकि जो पाकिस्तान के मौलवी वो जर्मनी जाते हैं, वो पोलैंड जाते हैं, और वहाँ पर इन्होंने माहौल को बहुत ख़राब किया था, और जो यूरोप है वो खुलकर इस बात को बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर मानव अधिकारों का सम्मान किया जाता है। लेकिन इसका विरोध किया था ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन इसलिए ब्रेक्जिट आया था, वो अलग हो गया था, क्योंकि वो जो है पाकिस्तान से कट्टरपंथ जो आयातित होता था उसका ब्रिटेन में, शरद जी अभी पाकिस्तानी गैंग करके भी एक आया था कि वहाँ की लड़कियों का जो शोषण करते थे। तो जैसे ही मौका मिला अब पाकिस्तान के खिलाफ, तो यूरोपियन यूनियन खड़ा हो गया, और यही कारण है कि पाकिस्तान का जो वैश्विक विरोध बढ़ा है, इसमें भारत की कूटनीतिक जो विजय भूमिका है, क्योंकि भारत समय समय पर इसको एक्सपोज करता रहा है, पाकिस्तान की नीतियों को, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को। और लश्कर तैयबा जैसे जो संगठन है शरद जी, जो लंदन में हमला हुआ, जो हिथ्रो में हमला हुआ, जो फ्रांस में हमला हुआ, तो इन लोगों ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा था। राजौरी में भारी गोलीबारी करने की खबर है, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखिए वहाँ पहले भी कुछ निर्दोष नागरिकों को उसने निशाना बनाया भारत के, और ये बहुत पाकिस्तान अपनी जिसको कहते हैं अपनी फाइल को बहुत ही नेगेटिव बना रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। हम उसका जवाब देते हैं। शरद जी देखिए, एक बात तो अंदर तक जा रहे हैं सर। नहीं, आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजौरी में मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। पाकिस्तान का चरित्र देखिए आप, कि वो दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करा, उसने इस्लामिक बम के नाम पर दुनिया को बदनाम किया, और अभी भी राजौरी और पुंछ में ही है सर, सबसे ज्यादा भारी हैवी जो उसकी शेलिंग है, और सारे मुस्लिम है वहां पर। मतलब पाकिस्तान का कोई सगा नहीं है, पाकिस्तान जो दिखाता है उसका कोई सगा नहीं है, और सबसे ज्यादा। और दूसरी बात आप देखिए कि जब ये युद्ध हुआ तो सिखों को आमंत्रित किया, या बताया कि हम कितना सम्मान करते हैं, और सबसे पहले हमले में सिख गुरुद्वारे को टारगेट किया। बिल्कुल ठीक है, और हम लगातार जैसलमेर पर हमले की कोशिश की पाकिस्तान ने, हमने नाकाम किया। गुजरात पर उसने कोशिश की, राजस्थान पर हमले की कोशिश की, इनके शहरों पर, गुजरात, राजस्थान के और जम्मू कश्मीर के शहरों पर हमले की कोशिश की, लेकिन हमने उन सारी चीज़ों को नाकाम किया। उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं माना, और अब तो ये स्थिति है। हम आपको थोड़ी देर बाद ये भी समझाएंगे कि आखिर BLA किस कॉज के साथ खड़ा हुआ है, और हम आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे
कि किस तरह से हमने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों को किस तरह से टारगेट किया है और किस तरह से हमने उनके फाइटिंग जो प्लेन्स हैं, जो उनके लड़ाकू विमान है, F-16 बहुत बड़ा विमान माना जाता है, बड़ी कद्र है। अमेरिका को भी दुख होगा कि किस अनाड़ी को हमने दे दिया। 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए लागत मानी जाती है एक फाइटर प्लेन की, और बहुत ही आधुनिक युद्धक विमान की श्रेणी में बिल्कुल टॉप लिस्ट में है। हालांकि सबसे बेहतरीन विमान रफेल माना जाता है फ्रांस का। शरद जी, इससे अमेरिका और चीन को जो हथियारों का बड़ा बाजार मिलने वाला था इन विमानों के जरिए, तो मतलब एक विमान गिरना, 2 विमान गिरना, जो हथियारों का बाजार है, दुनिया जो खरीदना चाहती है वहां भी शर्मसार हो गया। आने वाले समय में बड़े हथियारों को पाकिस्तान खरीदना भी चाहेगा तो वैश्विक महाशक्तियां इस देश को देगी नहीं, क्योंकि ये। लेकिन एक बात और आपका आकर्षित करना चाहूंगा आपका ध्यान कि यूरोपियन यूनियन ने विरोध किया। इसका मतलब है कि वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, बिल्कुल सही, तो ये भारत की एक और कूटनीतिक मार है, क्योंकि यूरोप की उसमें बड़ी भूमिका होती है। यूरोपियन संघ जो है वो बहुत सारा पैसा भी देता है दुनिया में डेवलपमेंट के लिए। तो अब मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो गुहार लगाई है पाकिस्तान ने, तो वो कर्ज भी अब नहीं मिलने वाला। 9 मई को ही उस पर फैसला होना था, आने वाली 9 मई को, ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कल ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से काफ़ी हैवी अमाउंट उसकी तरफ था। और हिंद महासागर में दोनों ही मुल्कों ने इस ज़बरदस्त तनाव के बीच में सैन्य अभ्यास की बात की है सर, डिक्लेयर की।